हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 9 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं एमकॉम प्रीवियस स्टूडेंट के। तो आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में एक छोटे से पैकेज के रूप में आपको एमकॉम के सभी सब्जेक्टों की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो में देने वाला हूं। पहली वीडियो आज आपको दे रहा हूं। पहला नंबर पर आपका सब्जेक्ट बनता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रबंध अवधारणा एवं संगठनात्मक व्यवहार। तो आपका ये जो सब्जेक्ट है, यदि आपकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है, छोटी सी वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ, इस वीडियो को आप देख लेना। इस वीडियो को देख करके उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 70% बढ़ जाएगा और आपको एग्ज़ाम पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ आप एग्ज़ाम पेपर में अपने आप को कंफर्टेबल जोन में भी फील करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितनी मिनट में एक क्वेश्चन को लिखेंगे, कितने पेज का एक क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि एक ओवरऑल ओवरव्यू इस वीडियो के माध्यम से आपका होने वाला है, तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। ठीक, तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसके अंतर्गत दो टर्म है, मैनेजमेंट और एक है ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ही टर्म को आपने पहले पढ़ा हुआ है। यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, 11वीं 12वीं से कॉमर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपने मैनेजमेंट, आपके लिए अब ये लेफ्ट हैंड का काम हो गया, बाएं हाथ का काम हो गया। और अगर आपने बीकॉम में पढ़ाई अच्छे से की हुई है, तब भी आपके लिए ये सब चीज़ें नई नहीं है, पुरानी है, एक बार से फिर रिपीट ही हो रहा है आपका। तो मैनेजमेंट क्या होता है? किसी को किसी भी काम को करने का ढंग, वो कैसे काम करना है, कितनी तरह से हम इफिशिएंसी ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया करने के लिए हमें प्रबंध करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, संगठन को चलाने के लिए क्या करना होगा। तो ओवरऑल इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर यही सब बात होने वाली है, इसी सब चीज़ों पर बात होगी। तो आधा सिलेबस हमारा यहीं कंप्लीट हो जाएगा कि भाई, अगर आपने सब्जेक्ट को समझ लिया कि इस सब्जेक्ट में है क्या, तो आप अपनी मेमोरी को रिकॉल कर देंगे और मेमोरी को रिकॉल करके आप अपने जो पिछला आपने अब तक किया हुआ है याद, उसको आप लिख करके आ सकते हैं। देखिए, मैनेजमेंट की जहाँ तक बात की जाती है, तो सबसे पहले प्लानिंग आती है, दूसरे नंबर पर ऑर्गेनाइजिंग आती है, तीसरे नंबर पर स्टाफिंग आ जाता है और चौथे नंबर पर डायरेक्टिंग आता है। ये प्रबंध के कार्य होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग यानी कि नियोजन, किसी काम को करने की क्या रूपरेखा है, क्या तैयारी है, कैसे हमें काम करना है, कब करना है, किस लिए करना है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, किस तरह से लोगों को जोड़ना है या फिर किस तरह से हम काम ले सकते हैं। व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें संगठन के माध्यम से कार्य रूप में परिणत किया जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, तो योजना को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए जो है आप कौन कौन से आवश्यक लोग हैं जिनसे मिलकर के हम वो काम करा सकते हैं, तो वो संगठन है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नियुक्तियां की। तो उस काम को कराने के लिए, एक संगठन बनाने के लिए हम स्टाफिंग यानी कि नियुक्तियां करेंगे अपने यहाँ पर। ठीक, यानी कि इसके अंतर्गत उन लोगों का चयन किया जाएगा जो हमारे काम के होंगे। ठीक, हम डायरेक्शन करेंगे उनका, और इस डायरेक्शन में आपको 4-5 सब हेडिंग मिल जाती हैं। कौन कौन सी, देखिए, ये आपको मोटा मोटा सार है। इसके अंतर्गत नंबर 1 पर आ जाता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप नंबर 2 पर आ जाता है आपका काम मोटिवेशन। यहाँ लीडरशिप होगी, मोटिवेशन भी चाहिए। ठीक, एक आता है आपका कम्युनिकेशन। यदि कम्युनिकेशन टॉप का नहीं होगा तो डायरेक्शन अच्छा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, फिर आता है आपका सुपरविजन। काम करा रहे हो तो सुपरविजन भी करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कहाँ कमी रह गई, क्या हो गया, देखना पड़ेगा। और एक है कंट्रोलिंग, कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि भाई लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा हमारा मामला। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। कंट्रोलिंग के अंतर्गत बजट का नियंत्रण करना, कॉस्ट का नियंत्रण करना, फाइनेंशियल कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। प्रोडक्शन का नियंत्रण करना, भाई ज़्यादा प्रोडक्शन तो नहीं बना दिया, ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा दिया, ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं ला दी, यानी कंट्रोल करना है। भाई कंट्रोल कैसे होगा? डायरेक्शन से रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है,
तो इसके अंतर्गत हमने ये चीज समझ ली। आगे चलते हैं बहुत ही आराम से। और ये सारे जो बड़े बड़े टॉपिक आपको दिख रहे हैं, जैसे लीडरशिप हो गया, ये एक बड़ा टॉपिक बन जाएगा। लीडरशिप को आप क्या कहते हैं? नेतृत्व। ठीक। मोटिवेशन क्या होता है भैया? अभिप्रेरणा। कम्युनिकेशन तो आप जानते ही हैं, संप्रेषण बोलते हैं इसे। एक चीज का ख्याल रखना, आप इंग्लिश में जरूर लिख के आना, निरीक्षण। अपनी हेडिंग को कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। देखिए हेडिंग जो है आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। ठीक है जी। तो भाई हम थोड़ा सा एग्जाम से रिलेटेड बात भी कर लें। 5 क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट जो करने हैं 5, और आने हैं आपके 10। 10 में से 5 करने हैं। ठीक है। अब इसमें टोटल 10 यूनिट होंगी मान के चलिए। आप 5 यूनिट अच्छे से पक्की कर लीजिए, आपके 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। चीजों को ध्यान रखना है आपको, फ्लो चार्ट भी बनाने हैं, चार्ट बनाने हैं, कहीं सर्किल बना करके आप इस तरह से अपना जो है हेडिंग दिखा देंगे। जैसे भाई मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं, इस तरह से लिख दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, ये सब ऐसे करके लिख दिया। इससे अच्छा भी लगेगा, कॉपी भी भरेगी और आपका काम भी बढ़िया। कहीं ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया आपने, ठीक है, 5 हेडिंग है, इस तरह से बना दो भाई, बढ़िया लगेगा। ठीक। 2 या 3, 5 क्वेश्चनों के लिए 5 डायग्राम आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को 6 पेज का लिखना है, याद रखो 6 पेज यानी 3 खड़े पेपर, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। 1000 शब्दों से कम का नहीं होना चाहिए। तो 6 पेज में 1000 शब्द बड़े आराम से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन को आपको 35 मिनट देनी है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है वरना काम खराब हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सिलेबस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट कवर कर लेते हैं इसका। ठीक है। इम्पोर्टेंट पार्ट कवर हो जाएगा तो आपका लगेगा कि आपको यार भाई हमने जो है कुछ इस वीडियो में पा लिया है। तो देखिए क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारा। तो सबसे पहले तो हम छोटे छोटे टॉपिक को उठाते हैं आपके लिए। जैसे आपका है रेखा तथा कर्मचारी का क्या मतलब होता है? लाइन एंड एम्प्लॉय या एम्प्लॉयमेंट। लाइन एंड एम्प्लॉय क्या होता है, या स्टाफ कह लीजिए, चलिए लाइन एंड एम्प्लॉय या स्टाफ। ठीक। तो लाइन जो है खिंच गई, इसके ऊपर वे लोग काम कर रहे हैं लाइन पर, यानी ये वे लोग हैं जो टॉप लेवल के होते हैं, टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं, यानी मैनेजमेंट लेवल है ये। ठीक। प्रबंध का लेवल, अधिकारी लेवल, यानी जहां पर ऑर्डर दिए जाते हैं, जहां पर कमांड की जाती है, यहां से लोगों को नीचे कमांड किया जा रहा है। यानी कि लाइन रेखा का मतलब हो गया ऐसे कर्मचारी जो अपने अधीनस्थों से, अपने सबॉर्डिनेट से काम लेते हैं, काम लेना जानते हैं, काम लेने के लिए प्रबंध वाली भूमिका निभाते हैं। और ये जो एम्प्लॉय है, स्टाफ है, ये नीचे का लेवल है, नीचे लेवल आ गया। ये सब क्या हो गया? आपका स्टाफ हो गया, रेखा और कर्मचारी। तो इतना सा समझने की बात थी। इस स्ट्रक्चर को आप बना देंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। देखिए संगठन के अधिकारियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, कर्मचारी या रेखीय अधिकारी। ठीक। तो कर्मचारी या सहायक अधिकारी। ठीक। तो सबसे पहले तो जो संगठन का जो आकार होता है, इसमें सबसे ऊपर जो है ऑफिसर होते हैं, जिन्हें आप लाइन ऑफिसर्स कह सकते हैं। नीचे स्टाफ लेवल के ऑफिसर आ जाते हैं। ठीक है। तो रेखीय या कर्मचारी वे होते हैं जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बिना किसी प्रकार की सलाह लिए कार्य संपन्न करते हैं। ये इनसे एडवाइस नहीं लेते हैं, अपना काम खुद से करते हैं और इन्हें उल्टा सलाह देते हैं ये। ठीक है। इनको सलाह देते हैं कि कैसे काम करना है। ठीक भाई आगे चलता हूँ, क्योंकि ये 2-4 मिनट का काम तो है नहीं, सब कवर करना है। तो भाई इसी वीडियो में तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा। एक टॉपिक है आपका डेलीगेशन, यानी कि भारार्पण क्या होता है। देखिए भाई डेलीगेशन,
डेलीगेशन को बोलते हैं भारार्पण हिंदी में। भारार्पण क्या होता है डेलीगेशन, ठीक। भारार्पण का आशय कार्यभार सौंप देने से होता है, कार्यभार को सौंप देना। सपोज कीजिए भाई, अभी मैं ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, और यूट्यूब चैनल चलाने का क्या है मेरा पर्पस यही है कि मैं जो हूँ अपने पास जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है स्टूडेंट लेवल से लेकर के टीचिंग लेवल तक का, तो मैं उन सभी स्टूडेंट को अपना ये जो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ घटित हुआ है कि मैं कैसे तैयारी करता था, कैसे मैंने अब तक जो है अपना एमकॉम तक का सफ़र जो है अच्छे से पार किया, अच्छे मार्क्स मेरे आए, मैंने क्या किया, वो जो भी मैंने अपना अप्लाई किया एग्ज़ाम में, वो मैं सब आपके सामने रख रहा हूँ। छोटा लेवल है अभी, 1000-1500 का मेरा सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर सब्सक्राइबर जो हैं हमारे जुड़े हुए हैं, तो यानी अभी बहुत छोटे लेवल पर हैं हम, ठीक। अब सपोज कीजिए हमारा चैनल बहुत बड़ा विस्तार रूप ले ले, तो भाई अभी क्या है, अभी तो मैं वीडियो खुद से ही शूट कर रहा हूँ, खुद शूट करूँगा, खुद थोड़ी बहुत इसमें एडिटिंग कर दूंगा और खुद से इसे अपलोड करूँगा, मतलब सारा काम मुझे करना है। तो भारार्पण क्या है, जब एक ही व्यक्ति पर बहुत सारा ज़्यादा भार आ जाए तो वो अपने भार को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देता है, यानी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ी थोड़ी दूसरों जो कर्मचारी उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनको दे देता है, और खुद क्या करता है, उन पर सुपरविजन करता है, उन पर देख रेख काम करने लग जाता है। तो यही चीज़ आपको समझानी है डेलीगेशन क्या होता है। तो जब एक अपना काम जो है सौंप देना, ठीक है, भारार्पण कहलाता है। तो भारार्पण का जो प्रमुख तत्व क्या होते हैं, कार्यभार सौंप जाना, अपना अधिकार प्रदान कर देना, दायित्व या जवाबदेही निर्धारित करना। तो देखिए सबसे पहले तो हमने अपना जो काम सौंपा है, तो हमें काम ही काम नहीं सौंपना है, हमें उसे अधिकार भी देने पड़ेंगे, अधिकार देने के साथ साथ उसे दायित्व भी देने पड़ेंगे, उससे जवाबदेही भी करनी पड़ेगी। अब मान के चलिए मैंने वीडियो शूट की और मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से कह दिया वही से एडिट कर देना, और तीसरे व्यक्ति से कह दिया इसे अपलोड कर देना, ठीक है, उसने एडिट कर दिया। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टॉपिक हैं, इसमें जो उन्होंने इमोजीज या फिर इमेज थी वो किसी और सब्जेक्ट की डाल दी, यानी अगर मैंने इस पर ध्यान से नहीं दूंगा तो वो कुछ भी कर देंगे। अधिकार मैंने दे दिया लेकिन उन्हें दायित्व भी देना पड़ेगा। अब मैंने कहा था अपलोड करने वाले से कि यार ये वीडियो एग्ज़ाम होने से पहले अपलोड होनी है, पता चल रहा है एग्ज़ाम पूरा हो गया और वीडियो अपलोड नहीं हुई, ये बाद में हो रही है, तो इस वीडियो क्या औचित्य रहा। तो ये डेलीगेशन का काम है कि कार्यभार तो सौंपना ही है लेकिन उसके अधिकार और दायित्व भी उसको सौंपे जाते हैं, ठीक है भाई। तो डेलीगेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। भारार्पण के प्रकार, सामान्य भारार्पण हो सकता है, मौखिक भारार्पण हो सकता है, और एक औपचारिक भारार्पण हो सकता है। तो ये सब चीजें इसमें हैं। आगे बढ़ता हूँ, बहुत ही छोटे से रूप में आपको आगे बताता हूँ कि विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो टॉपिक रहे हैं, तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कहेंगे हिंदी में विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण क्या है इसको समझते हैं। विकेंद्रीकरण भारार्पण का ही एक विकसित रूप होता है, जैसे भारार्पण था, डेलीगेशन था, उसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन भी है, ये एक एक्सपेंड लेवल है किसका, डेलीगेशन का। जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारार्पण कर दिया जाता है तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्या कर दिया, एक अधिकारी को बहुत सारे अधिकार, बहुत ज्यादा अधिकार उसको जो है ट्रांसफर कर दिए, मोर पावर, अधिक मात्रा में अधिकारों का भारार्पण कर दिया जाता है तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। प्रशासन की शब्दावली में विकेंद्रीकरण वह स्थिति होती है जब प्रशासन से संबंधित अधिकांश निर्णय उन्हीं लोगों द्वारा लिए जाएं जो उन निर्णयों से संबंध रखते हों और उस स्तर पर लिए जाएं जिस स्तर पर निर्णय को लागू किया जाए।
यानी कि टॉप लेवल के लोग, टॉप लेवल के जिस लेवल की जिस लेवल की बात है उसी लेवल के लोग होने चाहिए, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक, और इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए, विकेंद्रीकरण की स्थिति में केवल उन थोड़े से अधिकारों को छोड़कर जो केंद्रीय अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखने आवश्यक हैं। मतलब एक सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, देखिए समझिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब टॉप लेवल का जो सुप्रीम पावर है, ऊपर बैठा जो है उसके पास पावर है, लेकिन उससे नीचे का काम जो है सब हमने लाइन वाले अधिकारियों के लिए बांट दिया, रेखीय अधिकारियों के लिए बांट दिया, तो वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है। सेंट्रलाइजेशन क्या है, जहां पर सारा काम केवल एक ही आदमी देख रहा है, अच्छा बुरा सब एक ही आदमी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जब काम को डेलीगेट कर दिया, यानी कि कार्यभार सौंप दिया गया, एक आदमी के पास पावर नहीं है, पावर तीन आदमियों के पास आ गई, वो तीन आदमी अच्छा बुरा सब सोच करके निर्णय ले रहे हैं, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का काम है। ठीक, और भी बात करें, जैसे विकेंद्रीकरण अधिकारों को सौंपने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न स्तरों के अधिकारियों के दायित्व के अनुरूप अधिकार सौंप दिए जाते हैं। ये तो सबसे ऊपर लेवल का अधिकारी हो गया, लेकिन क्या हुआ, इनने इन तीन अधिकारियों को इनके अकॉर्डिंग, इनके लेवल के अकॉर्डिंग अधिकार ट्रांसफर कर दिए। सेंट्रलाइजेशन क्या है, केंद्रीकरण में सारे पावर भैया मेरे हैं, मैं हूं बॉस, आई एम द बॉस। बट डिसेंट्रलाइजेशन में जो उसके नीचे अधीनस्थ जो सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं उनको भी पावर दी गई, भाई ये काम तू कर सकता है, तू अपने स्तर से कर दे। ठीक है जी, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। डेलीगेशन में क्या है, डेलीगेशन छोटा रूप है और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही बड़ा रूप है। लेकिन अब आप ये कहेंगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि भारार्पण और विकेंद्रीकरण में अंतर ही क्या है, फिर ऐसी बात है तो चलिए अंतर सुनिए। यदि अधीनस्थों की नई जिम्मेदारियां तो दी जाएं, लेकिन इसके लिए कोई नई प्रेरणा जैसे वेतन या पद वृद्धि न दी जाए, तो साधारण अधीनस्थ स्वाभाविक रूप से इससे अच्छा नहीं समझेंगे और उचित विधि से कार्य भी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो होता क्या है विकेंद्रीकरण और भारार्पण में अंतर, चलिए मैं बताता हूं आपको। विकेंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस होते हैं जानते हैं। अधिकार सौंपने की स्थिति में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर पूरा नियंत्रण कायम रखता है, जो उनके सबऑर्डिनेट कर्मचारी हैं उन पर पूरा नियंत्रण कायम रखता है। लेकिन विकेंद्रीकरण में उच्च प्रबंधक अपने पास केवल सामान्य तथा कम से कम नियंत्रण रखते हैं और उसके मुख्य अधिकार प्रभागीय व विभागीय प्रबंधकों को सौंप देते हैं। जहां पर डेलीगेशन की बात हो रही है, तो यहाँ अधिकार किसके पास हैं, उच्च अधिकारियों के पास ही है। और डिसेंट्रलाइजेशन में निम्न स्तर जिनको काम दिया उनको अधिकार भी दे दिए। ठीक है, इसके बाद भारार्पण एक प्रक्रिया है, जबकि विकेंद्रीकरण संगठन में जानबूझकर व्यापक रूप से अधिकार सौंपने की एक नीति होती है। ठीक है, डेलीगेशन एक प्रक्रिया है और ये एक नीति है। ठीक, अधिकार सौंपने की क्रिया एक उच्च अधिकारी और उसके अधीनस्थ अधिकारी के बीच घटती है। डेलीगेशन में क्या होगा, पावर घटती चली जाएगी, यानी कि जो शक्ति होगी वो कम होगी, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, जो पावर होगी वो ट्रांसफर होगी, यानी कि एक दूसरे के पास चली जाएगी, वो घटेगी नहीं। पावर कम नहीं होगी, शक्ति कम नहीं होगी, कम नहीं होती, बढ़ जाती है। ठीक है जी, भारार्पण का विस्तृत रूप विकेंद्रीकरण है, यानी कि जो इसका एक्सपेंड लेवल है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। भर्ती और चयन, भर्ती और चयन यानी कि
रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर है? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर है? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर है भाई? अगर ये क्वेश्चन आ गया आपका कि बताओ भाई रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर होता है, तो क्या होगा? देखिए, भर्ती और चयन ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं पता है आपको? ये दोनों के दोनों स्टाफिंग के पार्ट हैं, भर्ती और चयन। ठीक है जी। तो समझिए, जो भर्ती होती है ये बहुत बड़े लेवल पे की जाती है, और चयन क्या होता है, ये भर्ती का ही एक पार्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक, भर्ती जो है एक पॉजिटिव प्रक्रिया है, चयन यानी कि जो सिलेक्शन है ये नेगेटिव प्रक्रिया है। यहाँ क्या होगा, बहुत सारे लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार क्या करा जाएगा, अप्लाई करा जाएगा, और उसमें से क्या करेंगे, छांटेंगे, छटनी करेंगे। ठीक है, जबकि चयन में क्या होगा, थोड़े से ही लोग लेंगे और उन्हीं में से क्या कर लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, भर्ती और चयन। ठीक है जी। देखिए, हर चीज को बहुत एक्सपेंड लेवल पर समझाना छोटी सी वीडियो में इतना ज़्यादा आसान नहीं है, इसीलिए बस आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आप जो है अच्छे से तैयारी करते रहें, और तैयारी के लिए अगर वीडियो आप देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। संगठनात्मक व्यवहार, आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड बात करेंगे, उसमें संगठनात्मक व्यवहार के मॉडल पढ़ लेते हैं हम। कुछ मॉडल के हम कौन से हैं, संगठनात्मक व्यवहार के मॉडल। संगठनात्मक व्यवहार के मॉडल, 4 मॉडल। पहला नंबर पर आता है निरंकुश मॉडल, जिसे आप ऑटोक्रेटिक बोलेंगे। दूसरे नंबर पर आपका आएगा संरक्षक मॉडल, कस्टोडियन, कस्टोडियल कह सकते हैं, कस्टोडियल। तीसरे नंबर पर आपका आएगा पोषक मॉडल, यानी कि सपोर्टिव, पोषक। और फोर्थ नंबर पर आपका आएगा भाई सहयोगी मॉडल, यानी कॉलेजियल, कॉलेजियल। क्या क्या है फटाफट समझ लीजिए। तो जो निरंकुश मॉडल है यह उन अधिकारियों के बारे में है जो पद पर हैं और मांग करने की उनमें ताकत है। इस मॉडल में अधिकारी की अथॉरिटी, पावर होती है। प्रबंध यह सोचता है कि उसे पता है और उत्तम क्या है, उसे सब पता है कि उत्तम क्या है, बेस्ट क्या है। ठीक है, कर्मचारियों का काम उनके आदेशों का पालन करना है, यानी एक तरह से निरंकुशता, कर्मचारियों से काम लेना है, हम जानते हैं भाई काम कैसे लिया जाएगा, और हमारे पास पावर है, हमारे पास वो अपनी पावर ओवर दिखाते रहते हैं। संरक्षण मॉडल की बात करेंगे, इस मॉडल में कर्मचारी अपने अधिकारी पर निर्भर न होकर अपने संगठन पर निर्भर होता है। आमतौर पर कर्मचारी निरंकुश मॉडल में असुरक्षित और झुंझुलाए हुए महसूस करते हैं। कर्मचारी अपने अधिकारियों, परिवार व पड़ोसियों की ओर गुस्सा भी दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि उनके साथ बुरा हो रहा है, ज्यादती हो रही है, निरंकुशता हो रही है, तो वो दर्शाएंगे। जबकि संरक्षण मॉडल में क्या होता है, प्रबंध हमेशा इस बात का इच्छुक रहता है कि कुछ ऐसा तरीका खोजा जाए ताकि कर्मचारियों की असुरक्षा की भावना और झुंझलाहट खत्म हो। ऐसे प्रबंधकों द्वारा संरक्षण मॉडल का प्रयोग किया जाता है, और इस मॉडल को लागू करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनका बीच बीच में रिफ्रेशमेंट और उनके लिए रीइंफोर्समेंट और उनके लिए बीच बीच में ट्रेनिंग करवाई जाती है उनको। ठीक, उनके लिए पैसा, पेंशन संरक्षण देने के लिए
किया जाएगा, मतलब हम आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हम आपके बच्चों के लिए पढ़ाई व लिखाई यानी कि उनके लिए अच्छा सोचना। पोषक यहाँ पर सपोर्टिव, यह मॉडल संबंधों के सिद्धांत पर आधारित है जो अथॉरिटी या आर्थिक लाभों की बजाय नेतृत्व पर निर्भर करता है। प्रबंध एक प्रभावी नेतृत्व के द्वारा कर्मचारियों को बढ़ने, खुश रहने, संगठित होने, साथ ही साथ अच्छे नेता कर्मचारियों के रोज के कार्यों में बहुत मददगार साबित होते हैं। उनमें अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता आती है। यह मॉडल कर्मचारियों के कार्य को सहारा देने पर जोर देता है, न कि केवल पैसा का लाभ देने में। पैसे के लाभ देने में ही नहीं, सपोर्ट देना है भाई, काम में सपोर्ट दी जा रही है। ठीक है, बात करते हैं नेता का किरदार यह है कि वह कर्मचारियों की मुश्किलें सुलझाने में उनकी मदद करे ताकि वह कार्य संतुष्टि व आराम का अनुभव करे। और सपोज कीजिए निरंकुश मॉडल नहीं है, संरक्षण में हमने वही कह दिया, आपके बच्चों का लालन पालन हम करेंगे, आपको भविष्य में जब आप बूढ़े हो जाएंगे नौकरी छूट जाएगी, हम पेंशन भी दे देंगे। लेकिन आज ही आपको इतनी बुरी तरह से काम आपसे लिया जा रहा है कि आप पेंशन पाने के लायक ही नहीं रहेंगे, तो ऐसा क्या होगा फिर, है ना। पोषक यानी कि जो सपोर्टिव हो, सपोर्टिव यानी कि जो आपके काम में सहभागिता निभाए, आपकी समय समय पर बात उठाए, यानी कि नेता से रिलेटेड। ये तो क्या हो गया, राजा वाला व्यवस्था, राजा। ये हो गया आपका लाभ देने वाली व्यवस्था, लाभ, आर्थिक, वो भी आर्थिक। ये हो गया नेता से रिलेटेड, यानी कि नेता, नेता। लास्ट रह गया सहयोगी मॉडल। इसका अर्थ कुछ लोगों का समूह जिनका उद्देश्य एक हो। सपोर्टिव मॉडल का ही विस्तार है, ये सपोर्टिव मॉडल से ही निकला है। सहयोगी मॉडल जो है आपका, यह इस बात पर जोर देता है कि हर प्रबंध को अपने कर्मचारियों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। कर्मचारियों को प्रबंध को एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। प्रबंधकों की सहयोगी रूप में सामने आना चाहिए, न कि अधिकारी के रूप में। मतलब भाई जब आप मिलें तो अधिकारी के रूप में नहीं, सहयोगी के रूप में मिलिए। ठीक है जी, तो वैसे तो मैंने आपको बहुत कुछ इसमें बता दिया है, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। और मैकग्रेगर का एक्स वाई सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, इसको भी आप पढ़ लेना। ERG थ्योरी, देखिए अब मैं बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए मैं बच रहा हूँ इससे। मैकग्रेगर एक्स वाई मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ो आप, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको कल को इस वीडियो को दे दूंगा। ERG थ्योरी, लिकर्ट की थ्योरी, लिकर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्विटी समता विचारधारा, कौन सी है समता विचारधारा, इक्विटी थ्योरी, ये आती रहती हैं हर बार, तो इन्हें आप पढ़ें। ठीक है, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए और ये वीडियो देख करके जरूर बताएं कि आपके कितने इससे पढ़ाई के चांसेस बन रहे हैं। थैंक यू सो मच।